Hey everyone, welcome back to Hari Biotech. In this lecture, I am going to discuss about Biostatistics Part 2. देखो मैं प्रीवियस लेक्चर के दौरान में बायोस्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक्स है मैं बेसिक्स के बारे में बात किया था। आज का लेक्चर शायद आपको थोड़ा हैवी लग सकता है क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, आप 10+2 लेवल पे नहीं पढ़ते हो। अक्सर ये बीएससी और एमएससी के ही सिलेबस में दिया हुआ होता है, लेकिन ये जो टॉपिक है इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये वन टाइम कॉन्सेप्ट है, आप एक बार मेहनत करके इसको पढ़ लो, सीख लो, फिर आप चाहे जो भी एग्जाम्स दो, आप चाहे बीएससी स्टूडेंट हो या फिर एमएससी में हो या फिर कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है, चाहे सीयूईटी पीजी हो, आईआईटी जैम हो, गेट हो, सीएसआईआर नेट हो या फिर आप कोई भी एग्जाम दे तो फ्यूचर में हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट वन टाइम है, आपको एक बार मेहनत करके सीखना होगा और ये फिर आपको हर जगह पे काम करेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आज क्या देखेंगे। देखो, जब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स का बात करता हूँ तो इसको हम दो पैरामीटर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इंटरफेरेंशियल। ठीक है, आज मैं जो बात करूंगा वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर में सेंट्रल टेंडेंसी का बात करूंगा। ठीक है, इसको देखो मैं क्लासिफाई किया हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करते हैं मीन का, मीडियन का और मोड का। ठीक है, नाम में ही देखो क्या है मेंशन, सेंट्रल और टेंडेंसी। तो जो सेंट्रल वैल्यू होगा उसको हम लाने का कोशिश करेंगे, उसको हम मेजर करने का कोशिश करते हैं, उसको हम नोन करने का कोशिश करते हैं। आप इसको बोल दो सेंट्रल टेंडेंसी। इसके लिए तीन मेथड्स हमारे पास होते हैं, एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। इसके अलावा आप इसी में देखते हो डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के लिए भी तीन मेथड्स हमारे पास में, मतलब डेटा किस तरीके से, जो भी आपके पास में डेटा है वो किस तरीके से डिस्पर्स या किस तरीके से फैला हुआ है, आप इसको पता करते हो। उसके लिए देखो हमारे पास में है रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, जिसमें कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन अक्सर आपको देखने के लिए मिलते रहता है। ये तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान इसको बताऊंगा। आज जो मेरा मेन फोकस है वो सेंट्रल टेंडेंसी पे है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इन्फेरेंशियल है ये आप बेसिकली करते हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये भी हम अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे कि ये हम क्यों करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। सपोज कि आपने कोई हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है, और उसको आपको टेस्ट करना है कि वो सही है या गलत है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो। उसके लिए भी दो टेस्ट है हमारे पास में, एक होता है पैरामीट्रिक, दूसरा होता है नॉन पैरामीट्रिक। मतलब आप किसी भी पैरामीटर को ध्यान में रख करके, कंसिडर में करके आप, ठीक है, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो उसको बोला जाएगा पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आता है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, बहुत कॉमन है ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट। और अगर मैं जब बात करता हूँ नॉन पैरामीट्रिक का तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम काई टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ है जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। और अभी हम लोग देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले आप उसको देखो, देन आप आगे की चीजों को समझ पाओगे। जनरली इट इज फाउंड दैट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल टेंड टू कॉन्सेंट्रेट अराउंड सम सेंट्रल वैल्यू। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि सेंट्रल टेंडेंसी में आपको क्या करना होगा, जो सेंट्रल वैल्यू है हम उसको फाइंड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि मान लो आपके पास में डेटा दिया हुआ है, सपोज कि किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और एक टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट हुआ 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स में से कुछ बच्चे 30 मार्क्स लाए, कुछ 35 लाया, कोई 20 लाया, कोई 25 लाया, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स ला रहे हैं और हमको उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, क्लास का जो एवरेज है वो क्या होगा, तो आप फिर उसको कैसे बता पाओगे, आप उसको सेंट्रल टेंडेंसी से बता पाओगे। या अभी देखो, अभी आप समझो ऐसे कि हमारे यहाँ पे आप बात करो यूपी बोर्ड का, ठीक है, या आईसीएससी बोर्ड का, इनका भी रिजल्ट आया हुआ है। आप समझो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, ठीक है, जब रिजल्ट अनाउंस होता है, ठीक है, तो जो अथॉरिटी होती है वो अनाउंस करते हैं कि टोटल जो पासिंग रेट है इतना परसेंट है, जैसे 80% है, 89% है, 20% है, ये पासिंग रेट बताते हैं टोटल स्टूडेंट का। स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट किए, कितना पास किए। ठीक है, ये कैसे हो पाता है, इसी मेथड से, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आप बता पाते हो। तो इस तरीके को के डेटा को बताने के लिए आपको किसका आवश्यकता होगी, सेंट्रल टेंडेंसी की। और ये डेटा कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, क्योंकि हमने, याद करो आप फर्स्ट क्लास को, वहां पे मैं बताया था कि डेटा बेसिकली आपको दो तरीके का मिलता है, एक होता क्वांटिटेटिव डेटा, एक होता क्वालिटेटिव डेटा। हम यहाँ पे जो भी फाइंड करेंगे मैथमेटिकल वेज में करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे जब क्वांटिटेटिव डेटा रहेगा, नंबर्स में दिया हुआ होगा, क्वालिटेटिव डेटा को आप फाइंड नहीं कर पाओगे।
ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे देखो मेंशन है कि जो सेंट्रल वैल्यू है आप उसको फाइंड करते हो। ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन विच कैन बी टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द होल डेटा, ठीक है ना। अब आपने क्या किया कि सैंपल के फॉर्म में लिया जो भी डेटा था, उसको आपने अरेंज किया, कैलकुलेट किया, सेंट्रल वैल्यू को निकाला और आप उसी को बताते हो। आप टोटल को नहीं लोगे, आप कुछ ही को लेते हो। सिंपल जब आप सैंपलिंग करते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, आप टोटल तो नहीं काउंट करते हो ना, टोटल ले भी नहीं सकते हो, कुछ को ही लेते हो और उसी के बेसिस पे आप बता देते हो। समझ रहे हो आप इस बात को, ये चीज है। आगे देखो क्या है, दिस टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। और जो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आप उसको बोलते हो सेंट्रल टेंडेंसी। एंड द मेजर डिवाइज्ड टू कंसीडर द टेंडेंसी आर नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसको जो मेजर करने के लिए जो भी डिवाइस है जिनको हम यूज करते हैं, बेसिकली आप उसको क्या बोलते हो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और प्रीवियसली हमने बताया इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं मीन, इसके बाद मीडियन एंड देन मोड, ठीक है। याद रहे आपको कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स है, एक है मीन, एक है मीडियन, दूसरा है मोड। 1 बाय 1 करके हम इन्हीं को अभी देखेंगे, ठीक है। चलो देखो आप, टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो प्रीवियसली हमने बताया कि हमारे पास 3 टाइप्स होंगे, एक होगा मीन, दूसरा होगा मीडियन, तीसरा होगा मोड, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या है, यहाँ पे है एक फ्लो चार्ट मैं यहाँ पे रखा हूँ जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काफी क्लियर होगा। सी देखो, जब सेंट्रल टेंडेंसी को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो एक को आप बोलते हो मैथमेटिकल एवरेज और दूसरे को आप बोलते हो पोजिशनल एवरेज। दोनों कॉमन टर्म क्या, एवरेज। आपको एवरेज निकालना होता है, जो भी आपके पास में डेटा है, जो भी वैल्यू है, आप उसका एवरेज फाइंड करते हो, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकल एवरेज का मैं बात करूंगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीन। और मीन जो है वो हमारे पास में 3 टाइप्स का होता है, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स। ऑल्दो याद रहे जो सबसे मोस्ट कॉमन मीन यूज होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस्ड करना है, ठीक है। और अगर मैं पोजिशनल एवरेज का बात करूं, पोजिशनल का मतलब यहाँ पे जो नंबर है हम उनको एक पोजीशन देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप उसको सॉर्ट करते हो। समझ रहे हो आप इस बात को, आप उसको सॉर्ट कर दो और फिर सॉर्ट करने के बाद हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होता है, मीडियन और मोड है। तो याद रहे पहला क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का, मीन, दूसरा आप किसका बात करोगे, मीडियन का, और थर्ड आप किसका बात करते हो, मोड का, ठीक है। सी वही बात यहाँ पे भी लिखा होगा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर अरिथमेटिक मीन। आप मीन इसको बोलो या अरिथमेटिक मीन बोलो, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो मोर कॉमन है अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लेस यूज किए जाते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है। तो हमको इस पे ही फोकस करना है, ठीक है। याद रहे ये जो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो ये एक मैथ का ब्रांच है, ठीक है। लेकिन हम मैथ यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी लाइफ साइंसेस, तो हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा काम हो जाए, न कि हमें मैथमेटिक्स में घुस जाना है, ठीक है। तो बस मैं उतना ही पढ़ाऊंगा और आपको उतना ही पढ़ना है, उतना काम हो जाएगा। देन नेक्स्ट मीडियन मोड, ये तो मैं आपको बताया ही। अब 1 बाय 1 करके हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन का। मीन क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से देखो और सुनो, तभी आप समझ पाओगे। और जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन को ना तो सॉल्व कर पाओगे और नहीं आप एकेडमिक एग्जाम्स में लिख पाओगे, ठीक है। इसको आप रट नहीं सकते हो, हर हाल में आपको समझना ही होगा, कोशिश करो। इट इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस, समिंग अप बोल रहा है मतलब कि आपको ऐड करना है, प्लस करना है, एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जो टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा आपको भारी भरकम लग रहा होगा, आप याद करो जब क्लास 3rd 4th में पढ़ते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पढ़ाया जाता था औसत, फाइंड एवरेज, औसत। और औसत आप कैसे फाइंड करते थे, कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा इस तरीके से आपको एवरेज निकालने सिखाया गया होगा कि जितना नंबर दिया है आप उसको क्या करो, ऐड करो, ठीक है। और जितना वेरिएबल्स है, जितना नंबर है उतने से आप उसको डिवाइड कर दो, एवरेज निकल गया। एग्जैक्टली आपको मीन में वही करना है, अरिथमेटिक मीन में वही करना है। यहाँ पे जो भी भारी भरकम लाइन लिखा हुआ है ये तो लिखने के लिए है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने माइंड में रखो कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। देखो अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब अगर अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है, ठीक है,
और आप या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसका मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए देखो आप क्या बोलोगे x1 x2 x3। अच्छा, जो x1 x2 x3 है ये क्या वेरिएबल्स हैं, जो नंबर आपको दिए गए हैं, कहाँ तक हो सकता है xn तक, ठीक है, 10 20 30 कितना भी नंबर में हो सकता है। तो वही बात देखो है कि n क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन फॉर वेरिएबल x, एंड अरिथमेटिक मीन को आप किससे डिनोट करोगे, x से, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो ये देखो फॉर्मूला है, याद रहे आप कि आप मीन को x बार से, उसके ऊपर आप ऐसे लाइन लगाते हो, आप इसको बार बोलते हो, x बार से डिनोट करते हो, ठीक है। और ये देखो समेशन का साइन है, इसको आप बोलते हो समेशन का साइन, ठीक है, समेशन है, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पे ये सारे वैल्यू दिए हैं आपको इसको यहाँ पे ऐड करना है, और ऐड करके जितना नंबर में जैसे 1 2 3 इस तरीके से, तो उतना से आपको इसको डिवाइड करना है। तो आप यही बोल सकते हो, आप इस चीज को अगर ध्यान में नहीं भी रखते हो तो भी आप बस इतना ध्यान रखो कि एक्स बार इक्वल टू समेशन x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, प्लस x4 डैश डैश xn और डिवाइडेड बाई n क्या होगा, जितना नंबर में दिया रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, ठीक है, लेट मी टेल यू, ओके, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि x बार इक्वल टू, अगर इस तरीके से दिया हुआ कोई नंबर ही दिया, मान लो 2 दिया हुआ है, प्लस 3 दिया हुआ है, प्लस 5 दिया हुआ है, प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, आप इसको काउंट करो कितना, 1 2 3 4, आप इन सबको प्लस करो और 4 से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएगा आप वो अरिथमेटिक मीन होगा। मैं क्या बताया आपको, एक्स बार क्या है, मीन है, जो नंबर दिया है आप उसको ऐड करना, ऐड करने के लिए आप कौन सा साइन इस्तेमाल करते हो, समेशन का, ठीक है। नंबर को आप लिखो एक साथ, उनको प्लस करो और काउंट करो कितने नंबर में, जितना ये वेरिएबल होगा उतना सा आपको डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आएगा इसका मीन हो जाएगा। आगे तो मैं एग्जांपल रखा ही हूँ, आपको दिखाऊंगा ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ तो आपके लिए मेंशन है कि स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन, अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप होंगे, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। पहला स्टेप देखो क्या है, एड टुगेदर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड गेट समेशन एक्स। जितना भी एक्स का वैल्यू दिया है आपको सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, समेशन एक्स का। नेक्स्ट देखो क्या है, डिवाइड दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो जितना ऑब्जर्वेशन है उतना से डिवाइड करना है। तो बताओ ये वैसा ही साउंड नहीं कर रहा, कुल पदों की योग, एड टुगेदर ऑल, कुल पदों की योग, डिवाइडेड बाय कुल पदों की संख्या, टोटल बाय द नंबर, वही फॉर्मूला नहीं आ गया। अब सोचो आप क्लास 3rd 4th में पढ़े थे, आज भी वो चीज काम कर रहा है, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल से इसको समझ पाओगे। देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम ऑनर्स इन सेरमपुर कॉलेज, ठीक है, ये किसी कॉलेज का एक डेटा दिया हुआ है। और आप ये डेटा देखो, यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट कितना पाया, मार्क्स 67, रोल नंबर 2 वाला 69, रोल नंबर 3 वाला, ऐसे ऐसे 10 स्टूडेंट है और सबने ये क्या किया है, इस तरीके से इनका जो मार्क्स है आया हुआ है। अब आपको इसका मीन निकालना है, और हमने क्या बताया कि मीन का मतलब आपको औसत, एवरेज वैल्यू निकालना है, और एवरेज के लिए सबको डिवाइड करके आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और क्वेश्चन में ऑलरेडी देखो मेंशन है 10 स्टूडेंट, तो आपको तो यहाँ पे ध्यान ही नहीं देना है, एन कितना है 10, आपको फाइंड क्या करना है, समेशन एक्स। समेशन एक्स को फाइंड करने के लिए आप जो भी ये नंबर दिया हुआ है इनको प्लस करो। तो इस काम को आसान करने के लिए मैं यहाँ पे देखो एक टेबुलर फॉर्म में लिया हूँ। इस टेबल में देखो यहाँ पे सारा दिया हुआ 67 69 66, ये जो वैल्यू दिया हुआ इसी को यहाँ पे रखा और इसको प्लस कर दिया। जब इन सबको आप प्लस करते हो, इन डेटा को आप प्लस करते हो, तो वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 690। अब फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स बार मीन इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। समेशन एक्स क्या है, जितना भी मार्क्स है सबका एडिशन, और एन का है वेरिएबल, और वेरिएबल का नंबर कितना है 10, और समेशन एक्स का वैल्यू कितना है 690। आप देखो यहाँ पे, आप इस फार्मूला पे रखो, तो जब इस फार्मूला पे रखोगे तो समेशन एक्स का वैल्यू 690 और एन का वैल्यू 10, तो 690 बाई 10 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 69। सो देखो यहाँ पे 10 अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन स्टैटिस्टिक्स बाय स्टूडेंट इज 69। तो ये क्या मिल गया आपको, एवरेज वैल्यू मिल गया। आप यहाँ पे देखो सबका अलग अलग है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर क्लास का क्या परफॉर्मेंस रहा, एवरेज क्या रहा उसका, तो जब एवरेज का बात किया जाएगा तो आप बोलोगे 69 मार्क्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक और डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसको आराम से बैठ करके
पेपर पेन लेना और सॉल्व करना। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ करना क्या है इसमें। देखो, हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ 10 पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एड्स वाज रिकॉर्डेड। ठीक है, 10 पेशेंट है जो कि एड्स से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, न कि आपको एड्स में घुस जाना है कि एड्स क्या होता है, कैसे होता है, ये तो आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन में दिया है आप उस पर फोकस्ड करो। और वो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.2 mg, 5.3 mg, 5.6 mg, 5.7 mg, 5.4 mg, 5.2 mg, 5.3 mg, 5.3 mg, 5.4 mg, 5.2 mg, इस तरीके से दिया हुआ है। आपको करना क्या है, इन सबको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन के लिए आप क्या करोगे, एक्स बार इक्वल टू, ठीक है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। आपको इस फॉर्मूला को क्या करना है, माइंड में रखना है। समझ रहे हो आप इस बात को? अच्छा, अब समेशन एक्स के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको आपको ऐड करना होगा। तो लिखो 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.6 प्लस 5.7 प्लस 5.4 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.3 प्लस 5.4 प्लस 5.2। ठीक है, ये टोटल आपको नंबर मिल गया। इन सबको क्या करना है, आपको प्लस करना है। और डिवाइड आपको कितना से करना है, 10 से, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है और आप इसको काउंट करोगे तो भी 10 ही आएगा। अब आप क्या करना, जो आप इनको जब प्लस करोगे, जो भी वैल्यू आएगा उतने से आपको 10 से डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं कर सकता हूँ लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा, सारा स्टेप बता दिया, बस प्लस ही करना है। प्लस करके 10 से डिवाइड कर देना, जो आए वही इसका आंसर होगा। और अगर ये आप सीख गए तो आप मीन फाइंड करने सीख गए, आपको अरिथमेटिक मीन्स निकालने आ गया। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखना, वहां पे जरूर मीन पूछा गया होगा किसी न किसी डिफरेंट एग्जाम्स में। बस इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं करना है मीन्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, एक और देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है और इसका आपको अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब एक अलग मेथड्स आप बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो आप इसको भी सीख लो। ये देखो ऊपर वाला जो कॉलम है यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे टेबल में इसको मार्क्स वाला लिख लिया और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। ठीक है, अच्छा, बोला क्या गया है कि 30 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 15, 40 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 20, 50 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 10। इस तरीके से अलग अलग मार्क्स पाने वाले टोटल स्टूडेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू, जिसको कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को किससे डिनोट कर रहे हो, एफ से, तो समेशन एफ करो। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 100। और टोटल इनका मार्क्स कितना हो गया, मार्क्स निकालने के लिए आपने क्या किया है, एफ इंटू एक्स। ये देखो एफ है और ये एक्स है, इनको मल्टीप्लाई करोगे। आप ऐसे देख लो ना, 30 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो कितना आएगा, 450। वैसे हमने क्या कर दिया है, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ में, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ में, ऐसे सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो समेशन एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5700। अब हमको उसी फार्मूला पे रखना है। फार्मूला क्या, एक्स बार, जो कि हम मीन को डिनोट करते हैं, इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। अब अभी हमने आपको बताया कि समेशन एफ एक्स का वैल्यू कितना आया, 5700, और समेशन एफ का वैल्यू कितना आया, 100। कट कर दो, आपको आप देखोगे कि एक्स बार का वैल्यू कितना आ जाएगा, 57। सी हियर मेंशन है। तो आपको इस तरीके का भी क्वेश्चंस मिलते रहता है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, आंसर तुरंत आ जाओगे। समझ रहे हो आप? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है, मतलब टाइम टेकिंग है ऐसा दिखने में लग रहा है, ऑल्दो है नहीं उतना कॉम्प्लेक्स। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। ओके, अब जब हम अगर पढ़ लिए तो हम देखेंगे कि जो मीन है इसका मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, और इसका यूज क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा ना क्यों पढ़ा रहे हो, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। देखो आप सबसे पहले आप मेरिट्स देखो। मेरिट्स का अगर जब मैं बात करता हूँ तो क्या है यहाँ पे, इट हैज द सिंपलेस्ट एवरेज फॉर्मूला विच इज इजिली अंडरस्टेबल एंड इजी टू कंप्यूट। बात तो सही है कि जो इसका फॉर्मूला देखो कितना सिंपल है, मतलब आप इजिली इसको समझ सकते हो और इस पर आप काम कर सकते हो। आपको भी देखो समझ में आ गया कितना आसान है, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट अगर मैं इसका मेरिट्स का बात करूंगा,
इट इज सो रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट एवरीवन गेट्स सेम रिजल्ट्स फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या फिक्स है। अब जो डेटा आपको मिल रहा है या जो गिवन डेटा है, चाहे मैं फाइंड करूं या आप फाइंड करो या दुनिया का कोई व्यक्ति फाइंड करे, फॉर्मूले पे रखना है तो रिजल्ट सेम ही आएगा। समझ रहे हो आप। तो ये क्या है, यहाँ पे मतलब आपको डेविएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको जो भी रिजल्ट है सबको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, इट्स कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो जो हम कैलकुलेशन करते हैं सारा ये किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशंस पे। जो जो भी हम नंबर ले रहे हैं, ये नंबर हम कैसे ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस के ही बेसिस पे ले रहे हैं। दैट इज इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। और अगर सैम्पलिंग में कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहा है तो उससे कम प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सब इसका मेरिट्स था, लेकिन कुछ तो डिमेरिट्स भी होगा। ठीक है, हर चीज का मेरिट और डिमेरिट्स होता है। अब आप इसका देखो डिमेरिट्स क्या है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ ऑल द वैल्यूज आर नॉट नोन। टोटल वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो आप मीन को नहीं फाइंड कर पाओगे, आप एक्यूरेट आंसर नहीं ला पाओगे। दिस इज द डीमेरिट। नेक्स्ट क्या है देखो, द एक्सट्रीम वैल्यूज हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन मीन। अगर आप बहुत लंबा वैल्यू ले लोगे, एक्सट्रीम वैल्यू, तो क्या कर सकता है, ये मीन का जो वैल्यू है उसको ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर द क्वालिटेटिव डेटा सच एज लव, ऑनेस्टी, ब्यूटी। आप इसको मीन से नहीं पता कर सकते। जैसे आपके माइंड में आया कि चलो भाई हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी लगाते हैं, मीन से पता करते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमसे कितना लव करता है। आप नहीं पता कर सकते। या फिर कितना वो सच है, कितना उसके अंदर ऑनेस्टी है, आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू रखना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रखना होगा। अब ऑनेस्टी का, लव का या ब्यूटी का, ये तो क्वालिटेटिव है ना भाई, क्वांटिटेटिव तो है नहीं। आप भले किसी से बोल देते हो कि मैं आपसे 100% प्यार करता हूं या करती हूँ, बट ये आप बोलते हो, ये कहीं पे लिखा तो नहीं है ना, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है जो बोल रहे हो आप सच ही बोल रहे हो, तो आप इसको फाइंड ही नहीं कर सकते हो। तो ये बात याद रहे कि जब हम मीन का बात करते हैं, मीन में हम क्वालिटेटिव डेटा का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, मैथमेटिकल डेटा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसका यूज का बात करेंगे, इसका यूजेज क्या है, इट इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए यूज बेसिकली आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हो तो वहां पे आप करते हो। एस्टिमेट्स आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय मीन। जो भी आपने एस्टिमेट्स बनाया, ठीक है, आप मीन से उसको फाइंड कर सकते हो। कॉमन पीपुल यूजेज मीन फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जैसे आप मेरे जैसे बोल सकते हो एजुकेटर हो, बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, टेस्ट वगैरह लेते रहते हो, तो अगर जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो फिर अगर मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं तो टेस्ट के बाद में देखूंगा ना कि उनका कितना मार्क्स आया, कितना लोग कितना कितना मार्क्स पाया, फिर क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है। तो ये इसी मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हो आप। तो ये इसका यूज है, इस तरीके से आप इसका यूज करते हो। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा एवरेज ऑफ पोजीशन। मैथमेटिकल एवरेज का हो गया, जिसको आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट आप बात करते हो एवरेज ऑफ पोजीशन। और अगर जब मैं बात करूंगा एवरेज ऑफ पोजीशन का, तो देखो आप यहाँ पे क्या मेंशन है, एज द नेम सजेस्ट्स एवरेज ऑफ पोजीशन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन एवरेज इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा एवरेज को, और ये कैसे होंगे, अरेंज्ड होंगे, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप उसको आप सॉर्ट कर सकते हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी, लेकिन आपको उसको अरेंज करना होगा। आप उसको बोलते हो सॉर्टिंग करना। जो भी डेटा आपके पास रहेगा, डेटा को आपको क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। एवरेज ऑफ पोजीशन इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में जो एवरेज ऑफ पोजीशन है ये 2 तरीके का होता है। आप एक को बोलते हो मीडियन एंड दूसरे को बोलते हो आप मोड। ठीक है, तो अगर जब मैं मीडियन का बात करूंगा तो मीडियन का मतलब आप क्या बोलते हो, बीच का वैल्यू। ठीक है, याद करो बचपन में आप लोग फाइंड करते होगे माध्यिका, कभी पढ़े होगे तो याद होगा, और नहीं पढ़े होगे तो भी कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं आपको। देखो, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस। जो मिडिल मोस्ट है आपको उस वैल्यू को फाइंड करना है। When the data are arranged in ascending or descending order of magnitude is called the median of the data। ठीक है, कोई भी आपको डेटा दिया हुआ है, सपोज करो कि आपको दिया हुआ है 4, ठीक है, 3, 6,
5, 7, 9, मान लो ये डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक और मैं रख लेता हूँ 10, ये डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको आप इसका बोला जाए कि आप क्या करो, मीडियन फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे, आप इसको अरेंज करोगे। अरेंज कैसे करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में करो, सबसे छोटा क्या है 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, ठीक है। अब आपको देखना है कि मिडिल वाला वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, और फार्मूला भगवान जाने क्या होता है। मैं जिस तरीका से करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से कट करो, एक इधर से कट करो, आप एक इधर से कट करो, आप एक इधर से करो, आप एक इधर से कट करो, आप एक इधर से कट, आ गया। दिस वन इज मीडियन, 6 इज मीडियन, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है, लेकिन आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, आपको फॉर्मूला वाला अप्लाई करना है। वो तो मैं अभी आगे बताऊंगा कि आप इवन नंबर के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, ऑड नंबर वाला कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों जगह काम करता है, ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन शॉर्टकट पहुंचने से पहले आपको लॉन्ग कट जानना जरूरी है। तो मैं वो बताऊंगा। आप एग्जाम में टाइम को सेव करने के लिए आप इस मेथड से भी जा सकते हो, और आप उसके साथ तो जाओगे ही, ठीक है। तो देखो एक अच्छा सा मैं डेफिनेशन आपके लिए रख दिया हूँ। जैसे अगर 2 मार्क्स में आपका एग्जाम में आ गया लिखने के लिए, एकेडमिक में आप हो तो, कि डिफाइन मीडियन, तो आप ये जाकर के उधर पे छाप देना। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ दैट आइटम इन अ सीरीज which decides the series into 2 equal parts, one part consisting of all value less and other all value greater than it। अब आप यहाँ पे देखो, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मीडियन क्या करता है, इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा 2 पार्ट में, और एक तरफ रहेगा जो मीडियन है उससे लोअर वैल्यू रहेगा, और एक तरफ हायर वैल्यू रहेगा। तो आप अगर ये देखो, मैं 6 अगर यहाँ पे मैं फाइंड किया हूँ मीडियन, तो 6 के आप इस साइड में देखो, लेफ्ट साइड में देखो, तो 5, 4, 3, 6 से ये लोअर वैल्यू है, और आप यहाँ पे देखोगे 7, 9, 10, ये क्या है, हायर वैल्यू है। तो वही बात तो यहाँ पे मेंशन है। आप ये चीज बोल सकते हो कि मीडियन क्या है, मीडियन जो भी हमारे पास में डेटा है उसको मिडिल हाफ से डिवाइड करता है, ठीक है। एक वैल्यू हमें जो मीडियन है उससे लोअर मिलेगा, और जो दूसरा है वो हायर मिलेगा, दैट इज, ठीक है। ये चीज हो ही गया। आगे देखो, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, बात वही है कि मीडियन को कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए ही मिलेगा। तो देखो आप, सिंपल सीरीज जो अनग्रुप्ड डेटा है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको यही देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं इसी का बात करूंगा। इसका सबसे पहला प्रोसीजर देखो क्या होता है। याद रहे कि अगर आपको एग्जाम में बोला गया है कि मीडियन फाइंड करना है, और मीडियन भी किसका, अनग्रुप्ड डेटा का, ग्रुप में नहीं दिया है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, आप अपने माइंड में उसको रखो। सबसे पहला देखो क्या है, अरेंज द डेटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मेरे बच्चे आप याद रखो कि जहां पे भी मीडियन लिखा हुआ आए, आप समझ जाना कि इसको क्या करना होगा, सॉर्टिंग करना होगा या सॉर्ट करना होगा। सॉर्ट किस बेसिस पे करोगे आप, असेंडिंग ही कर लेना आसान होता है। आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि आप असेंडिंग कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप मतलब अब इसी में कंफ्यूज रहोगे कि असेंडिंग करें कि डिसेंडिंग करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो माइंड में कमांड दे करके रखो, असेंडिंग कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो, और यहाँ पे मेंशन है आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये काम कर लिया। फर्स्ट स्टेप ये है, जो भी डेटा दिया हुआ है अगर आपको मीडियन फाइंड करना है, उसको अरेंज करना होगा, उसको सॉर्ट करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में। नेक्स्ट स्टेप देखो आप क्या करोगे, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बी ऑड। अब नंबर या तो हमारे पास ऑड में हो सकता है, तो इवन में हो सकता है, समझ रहे हो आप, यही दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करोगे, अगर ऑड में दिया हुआ है तो द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट आइटम इज द मीडियन, तो जो बीच में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ऑड वाला फाइंड करना तो हमेशा ही आसान होता है, अगर आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे तो ये तो आप देख के, मतलब आप देखो यहाँ पे एक चीज बार बार आपको आ रहा है, ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस है तो ऑब्जर्वेशंस का नजरों का खेल है। आप आंख से देखो उसको, थोड़ा सा माइंड का यूज करो, आप आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक। लेकिन अगर कभी कभी हमारे पास बहुत लार्ज डेटा दिया हुआ होता है, तो फिर हमको पेपर पेन से सॉल्व करना होता है, तो आपको वो भी जानते रहना है। नेक्स्ट देखो क्या, हाउ एवर इफ द नंबर बी इवन, याद रहे अगर नंबर इवन में है तब क्या करोगे, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू मिडिल मोस्ट आइटम इज टेकन एज मीडियन। तो अगर जब इवन नंबर में है
तो जो बीच का 2 नंबर होगा उसका आपको मीन फाइंड करना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो बीच में 2 नंबर आएंगे, आपको उनको प्लस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, जो भी आएगा वो मीडियन हो जाएगा। वो तो मैं आगे अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ सी, कुछ फॉर्मूला है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। व्हेन n इज ऑड, जो नंबर दिया हुआ ऑड दिया हुआ है, ठीक है, इन दिस केस आप कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, n प्लस 1/2, ठीक है। वैल्यू इज द मीडियन, मीडियन कैसे फाइंड करोगे, m इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म, जो भी आएगा वो होगा मीडियन, किसके लिए, ऑड के लिए। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इवन नंबर में भी दिया जा सकता है। तो जब अगर इवन नंबर में रहेगा तब आप कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, आप तब इस्तेमाल करोगे इस वाले का, व्हेन द n इज इवन, इन दिस केस देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। तो आप ये इस्तेमाल करोगे n/2 एंड n प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है, टर्म। और इसके लिए फॉर्मूला जो आता है आपके पास में ये आ जाता है, n/2 करोगे प्लस n/2 प्लस 1 और सबको डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी मैं आपको अब एग्जांपल दिखाऊंगा तब आप समझोगे। देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये देखो नंबर दिया हुआ है, और एग्जाम में आपको उलझाने के लिए इसी तरीके से रैंडम मैनर्स में नंबर दिया हुआ होगा और इसी को आपको सुलझाना है। तो सुलझाने के लिए आप क्या करोगे, अरेंज करोगे। तो देखो सॉल्यूशन ए वाले का देखो, लेट अस अरेंज द डेटा इन ऑर्डर। असेंडिंग में देखो मैं यहाँ पे रखा हूँ, सबसे पहले 12 रखा, 12 के बाद 21 है, फिर 37 है, 46 है, 49 है, 55 है, 63 है, 74 है, 88 है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब इनको फाइंड करो, आप इनको काउंट करो, तब आप बता पाओगे कि इवन है कि ऑड है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ रहा है हमारे पास, 9। और आप जानते हो 9 है तो क्या है, ये ऑड है। 8 होता तो क्या होता, इवन होता। 10 होता तो भी क्या होता, इवन होता, ठीक है। तो ये ऑड है। अब ऑड वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ऑड वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, अभी हमने आपको बताया, ठीक है, कि मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। तो आप देखो क्या करोगे, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जब 9 प्लस 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10। 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 5th टर्म आएगा। अब हमने इसको क्या किया, ऑलरेडी अरेंज कर लिया। अब आप काउंट करो 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, 1 नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां। 5वें पे क्या आ गया हमारा, 49। तो देखो मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, 49। समझ लो आप इस बात को, ये तो फॉर्मूला से हुआ। अब थोड़ा ट्रिक वाला काम करते हैं, समय बचाने वाला काम करते हैं। अगर आपको समय बचाना है तो आपको मेरे तरह स्मार्ट होना पड़ेगा। देखो बहुत आसान है ये ना, 9 है, 4 आप इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, ऑटोमेटिक बीच वाला आ गया। या फिर से आप वही करो जो मैं बताया था आपको, क्या बताया था, देखो आप एक इधर से कट करो, एक इधर से कट करो, फिर यहाँ से कट करो, फिर आप यहाँ से कट करो, फिर आप यहाँ से कट करो, फिर यहाँ से कट करो, फिर यहाँ से कट करो, फिर यहाँ से कट करो, बीच में हमारे पास में क्या बच गया, 49। अब देखो मीडियन आया है कि नहीं, 49। तो इसके लिए अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो भी आप कर पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्मूला ही ध्यान में मत रखो, ठीक है। ट्रिक आपको कभी धोखा दे सकता है लेकिन फॉर्मूला कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। तो धोखा से बचना है तो फॉर्मूला को याद रखिए। अच्छा बी वाला कैसे करोगे बताना जरा, बी वाला कर लोगे, करो आप इसको जरा, वीडियो को रोको और बी वाले को सॉल्व करो। नाउ सी, देखो आपको करना वही होगा कि लेट अस अरेंज द डेटा इन ऑर्डर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। आप यहाँ पे देखो ये रैंडम फैशन में दिया हुआ है, रैंडमली दिया हुआ, इसको हमको अरेंज करना होगा या फिर हम बोल सकते हैं इसको सॉर्टिंग करना होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, सॉर्ट करोगे छोटे से बड़े की तरफ। देखो आप 29, 33, 54, 57, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया। मजेदार बात क्या है कि ये कैसा नंबर है, इवन है, टोटल 10 है ना। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया, इवन आ गया। अब हमको क्या करना होगा, इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो मीडियन के लिए, चूंकि मीडियन के लिए, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास में, जो इवन नंबर में होगा तो n/2 प्लस
n/2 + 1 टर्म्स, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जब हम n/2 करेंगे तो हमने काउंट किया कि 10 है, तो 10/2 करेंगे, ये करोगे, एंड 10/2 + 1 टर्म आपको ये करना होगा। समझ रहे हो आप इस बात को? तो जब आप 10/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5th टर्म, और ये 10/2 तो मतलब 5th + 1 6th, तो 5th नंबर पे और जो 6th नंबर में दिया होगा आपको उसको प्लस करना होगा। समझ पा रहे आप मेरी बात को? देखो आप कितना आसान कॉन्सेप्ट है। देखो आप 5th और 6th नंबर पे 1 2 3 4 5, 5th में क्या है 61, तो आप कर लो 61 प्लस, फिर हमको 6th वाला लेना है, इसके जस्ट बाद वाला 6 है 70 डिवाइडेड बाई 2। डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, देखो आप यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, ठीक है। आप यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द 2 मिडिल मोस्ट। तो ये देखो 2 मिडिल मोस्ट डेटा है कि नहीं है, आप देखो 61 और 70 मिडिल वाला है, तो हम इसका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। जब इसका एवरेज निकाला गया तो देखो कितना आ रहा है 65.2 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ फॉर्मूला से। मेरे वाले ट्रिक पे आ जाओ आप, ट्रिक को भी देखो सही से बैठ पा रहा है कि नहीं, तब तो आप अप्लाई कर पाओगे ना, ठीक है। चलो देखना, हमने क्या बताया, साइड साइड से कट करते जाना है। एक इधर कट किया, एक इधर कट किया, फिर यहाँ कट करो, 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 फिर यहाँ कट करो। अब हमारे पास में क्या बचा, ये लास्ट में 2 बच गया, ठीक है। क्योंकि हमको साथ साथ, अगर इसको भी कट कर दोगे तो इसको भी कट कर दोगे, तो हमको इन दोनों को, जब 2 ही बचा है तो 2 को कट नहीं करना, अब इन दोनों का एवरेज लेना है। तो दोनों का एवरेज कैसे लोगे, 61 + 70 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर, मीडियन। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, you can opt anyone and find the median. I will suggest you, most of the time you should go with formula, there is no chances to error। लेकिन अगर समय कम है तब फिर आप क्या कीजिए, स्मार्ट अप्रोच को अपनाइए और जो ट्रिक बताया हूं उसके साथ कीजिए। ओके, नाउ सी, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है कि द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ आर.के. मिशन विद्या मंदिरा, और ये वैल्यू जो मतलब इनका रन है वो दिया हुआ है कि किसी बैट्समैन का 5 रन है, किसी का 19, 42, 11, 50, 30, 21, 0, 52, 36 एंड 27, और इसको क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मेरे बच्चे कैसे इसका मीडियन फाइंड करोगे, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, ठीक है। अरेंज करो, 0 0 के बाद देखो क्या है 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद अगर मैं देखूं, चलो मैं मार्क करते जा रहा हूँ, 0 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद में हमारे पास में क्या है 19, 19 के बाद हमारे पास में क्या है 21, 21 के बाद हमारे पास में क्या है, बताते चलो आप भी, 27, 27, 27 के बाद हमारे पास में क्या है 30 है, ठीक है। एंड 30 के बाद में हमारे पास में क्या है बताओ, 36, 36 है। इसके बाद हमारे पास में क्या है 42 है, 42, और इसके बाद में हमारे पास में क्या बचा लास्ट में 50। हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। आप क्या करो, कट करो, यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, ठीक है। और आप कोई वैल्यू छूट गया क्या, हाँ एक 52 है ना, एक 52 है, ठीक है। तो आप एक इधर भी कट कर दोगे, एक इधर भी कट कर दोगे, तो हमारे पास में क्या बच गया 27। तो इसका जो मीडियन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मीडियन इक्वल टू 27। ये हुआ स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या है हमारे पास में, ऑड का फार्मूला अप्लाई करो। और ऑड का फार्मूला हमने अभी आपको दिखाया था कि क्या होगा, अगर जब ऑड होगा तो m इक्वल टू n प्लस 1/2, आपको इसको करना होगा, ठीक है। अब आप इस फार्मूला पे रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। n का नंबर कितना है 10th, सॉरी 11,
11 में 1 प्लस करोगे 12, 12 बाई 2 करोगे 6, 6th पोजिशन पे देखो कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 27। अरे भाई इतना क्या आप हैरानी से देख रहे हो, 11 टोटल ये है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 12 बाई 2 करोगे 6 आएगा, 6 पोजीशन पे 27 है, यही तो होगा मीडियन। ये क्लास 3rd वाले बच्चों की तरह तुम लोग देखने लगते हो, बीएससी स्टूडेंट हो, ऐसा बर्ताव करो। नाउ सी एडवांटेजेस क्या है इसके या मेरिट्स क्या है इसके, हम अब उसका बात करेंगे। देखो जितना मैं एग्जांपल्स रखा हूँ आप उतने से मतलब समझ सकते हो, बाकी आपके पास जो भी बुक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आप वहां से प्रैक्टिस करो, आप कर पाओगे। डिफिकल्टी होगा फिर से लेक्चर को देखो, फिर से जाके ट्राई करो, हो जाएगा आपसे। नाउ सी एडवांटेज का अगर मैं बात करूँ तो इट इज इजिली अंडरस्टूड ऑल्दो इट इज नॉट सो पॉपुलर एज मीन। आसानी से इसको भी समझा जा सकता है, लेकिन जितना पॉपुलर मीन है उतना मीडियन नहीं है। मतलब रेगुलर या डेली लाइफ में मीन का हम अधिक इस्तेमाल करते हैं, मीडियन का कम। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सट्रीम आइटम्स। मतलब आप इसमें बहुत ज्यादा आइटम्स भी ले लोगे तब भी इसमें आपको वेरिएशन या अफेक्शंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि मीन में था। वहां पे आप एक्सट्रीम लार्ज डेटा के ऊपर काम करोगे तो एरर होने के चांसेस बढ़ जाती है, यहाँ पे जो कि नहीं है। द वैल्यू ऑफ द मीडियन कैन बी ग्राफिकली असर्टेन टू गिव्स। मतलब आप बेसिकली आप ये समझो कि जो मीडियन का डेटा आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं इसका डिसएडवांटेज का या डिमेरिट का बात करूंगा तो देखो क्या है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन डेटा मस्ट बी अरेंज्ड। तो ये हमने बताया कि अगर डेटा आपको बहुत बड़ा मिला है या रैंडम डेटा है तो आपको बहुत सावधानी से और बारीकी के साथ में उसको अरेंज करना होगा, सॉर्टिंग करना होगा। अगर उसमें थोड़ा भी एरर हुआ, आगे पीछे हुआ, तो आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। एक ही स्टेप इसमें करना है, आपको अरेंज करना है और उसको बहुत ध्यान से अरेंज करना होता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। मीडियन बीइंग अ पोजिशनल एवरेज कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, तो ये ईच और एवरी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड मतलब नहीं करता है, क्योंकि ये पोजीशन जो सेंट्रल वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। आगे पीछे छोटा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है, क्या है उससे मैटर नहीं है, बीच में क्या आ रहा है, सेंटर में क्या आ रहा है वो मैटर करता है। until and unless you have to arrange it in a series either ascending or descending। okay, then next और लास्ट जो हमारा है मोड है, और मोड को आप याद करो क्या बोलते थे बचपन में, याद है या भूल गए? बहुलक। ठीक है, बहुलक है ये। मोड इज कंसिडर्ड एज द वैल्यू in a series which occurs most frequently and has the maximum frequency। याद रहे मोड क्या है कि कोई भी नंबर मोर फ्रीक्वेंटली और अधिक फ्रीक्वेंसी में पाया जा रहा है, मतलब मैक्सिमम टाइम पाया जा रहा है, आप उसको क्या बोलोगे? मोड बोलोगे। सिंपल, सबसे आसान तो यही होता है। तो देखो इसका एक अच्छा सा मैं आपके लिए डेफिनेशन रख दिया हूं जिसको कि आप अपने माइंड में रखोगे कि मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। जहां पे अगर आपको 10 वेरिएबल दिए हुए हैं और इसमें जो मोस्ट रिपीटिंग नंबर है आप उसको क्या कंसीडर करोगे? मोड, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसकी है। ठीक है, तो आप इसका देखो कैलकुलेशन का इसका भी प्रोसीजर है, या अब आपको ये तो जानना ही पड़ेगा। देखो प्रोसीजर क्या है कैलकुलेशन का। इन केस ऑफ सिंपल सीरीज मोड कैन बी डिटरमाइंड बाय लोकेटिंग दैट वैल्यू विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जो मैक्सिमम नंबर में आपको दिख रहा है, रिपीटेशन मिल रहा है, आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको मोड बोलोगे। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन ओनली। आप इसको इंस्पेक्शन करके मतलब देख करके भी आप बता सकते हो, नजरों का खेल है। ठीक है, आप मतलब ध्यान से देखो और आपको आंसर मिल जाएगा। इन द केस ऑफ मोड इट इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है वही आपको क्या मिलेगा? मतलब मोड मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको डेटा दे दिया जाता है। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड मोडल वैल्यू। आप इसका मोड फाइंड करना है। देख करके ही पता चल रहा है, सबसे अधिक हमको 3 ही दिख रहा है, इसमें और भी नंबर दिख रहे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्या है, यहाँ पे भी 3 है, 3 3 3 3, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 है, नो डाउट मोड 3 ही होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे
अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो वैल्यू है आप एक साइड लिखो और वो कितने टाइम है। तो देखो अगर ये पूरे सीरीज में अगर आप देखोगे तो 1 3 टाइम है, 2 8 टाइम है, 3 14 टाइम है। 3 कितने टाइम है? 14 टाइम है, याद रहे। 4 3 टाइम है, 5 4 टाइम है, 6 2 टाइम है, 7 1 टाइम है। तो मैक्सिमम रिपीटेशन किसका है? 3 का है। कितने टाइम्स? 14 टाइम्स। तो मोड देखो क्या होगा, हियर 3 रिपीट्स 14 टाइम्स एंड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट, हेंस 3 इज द मोड। तो मोड क्या होगा इसका? 3 हो जाएगा। ठीक है, आप ये चीज देखते रहते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल मैं आपके लिए रखा हूँ। अ खंडीम शॉप इन बॉम्बे सोल्ड 100 पेयर्स ऑफ शूज इन खंडीम एक्सक्लूसिव ऑन सर्टेन डे विथ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चीज देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 4 नंबर का कितना बेचा एक दिन में? 10 पेयर। 5 नंबर का कितना बेचा? 15 पेयर। 6 नंबर का कितना बेचा? 20। 7 का कितना बेचा? 35। 8 का कितना बेचा? 16। 9 का कितना बेचा? 3। और 10 का कितना बेचा? 1। आप क्वेश्चन को समझो क्या बोला है कि एक दुकान है जो कि दिन भर में किसी दिन 100 जूता बेचता है। ठीक है, और कितने कितने नंबर का बेचा है वो विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको ये चीज देख करके यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे अधिक किस नंबर का बिका है? 7 नंबर का। 7 नंबर वाला कितना लोगों ने खरीदा है? 35 पेयर बिका है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 35। सो हियर द एबव टेबल शोज दैट द साइज 7 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 35, देयरफॉर 7 इज द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए आप? जो मैक्सिमम नंबर आएगा। तो इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा, मेरिट्स और डिमेरिट्स होगा। अभी देखते हैं। अगर मैं बात करूं एडवांटेज, उसी को हम बोलेंगे मेरिट्स। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंस्पेक्शन, आप इंस्पेक्शन करके बता सकते हो। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कितना भी बड़ा वैल्यू ले लो प्रभावित नहीं होने वाला, बस आपका काम बढ़ाएगा। ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं है। इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फिनोमिनॉन, हाँ आप यहाँ पे क्वालिटेटिव फिनोमिनॉन को भी डिस्क्राइब कर सकते हो मोड से। ठीक है, लेकिन आप मीन से नहीं कर सकते थे। द वैल्यू ऑफ मोड कैन ऑल्सो बी फाउंड ग्राफिकली, आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, पाई चार्ट बना करके या नॉर्मल जो बार ग्राफ होता है उसमें भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं इसका डिसएडवांटेज का बात करूंगा तो देखो क्या है, मोड हैज नो सिग्निफिकेंस अनलेस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अवेलेबल। जब बहुत बड़ा आपको मतलब लार्ज नंबर में दे दिया जाए तो फिर ये इनकन्वीनियंस आपके लिए जनरेट कर सकता है, ये एक इसका डिमेरिट्स है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एल्जेब्रिकली, ठीक है, तो मतलब आप इसको मैथमेटिकली या एल्जेब्रा के जैसा आप इसको बहुत नहीं ट्रीट कर सकते हो, दैट इज डिमेरिट्स। इट इज अ पिकुलियर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी का एक पिकुलियर है, पिकुलियर का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट मेजरमेंट है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड द डेटा मस्ट बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर आपको मोड को कैलकुलेट करना है तो जो डेटा है डिस्ट्रीब्यूशन है आपको उसको भी क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। ठीक है, फाइनली मैं आपको यहाँ पे समरी के तौर पे बता दे रहा हूँ कि आप पढ़े क्या। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ समरी का ना। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? मीन पढ़ा। मीन में हमने क्या बताया? एवरेज, एवरेज बताया। एवरेज में हमने क्या बताया? एवरेज का फॉर्मूला जो आप बचपन से जानते हो, दैट इज मीन। दूसरा हमने क्या बताया आपको? मीडियन। ठीक है, मीडियन में हमने आपको क्या बताया? मीडियन में आपको क्या करना होगा? डेटा को सॉर्ट करना होगा या फिर अरेंज करना होगा, और ये जो होगा ये वैल्यू होगा आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, आप फाइंड करते हो मीडियन में या तो ऑड नंबर के लिए या तो इवन नंबर के लिए। इसके लिए हमने दो तरीका बताया, या तो आप फॉर्मूला के साथ जाओ या तो आप ट्रिक के साथ में जाओ, साइड बाय साइड से कट करते हुए जाओ, जो बीच में मिलेगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। थर्ड हमने आपको क्या पढ़ाया? मोड पढ़ाया। मोड का मतलब हमने क्या बताया? मोस्ट रिपीटेड नंबर, ठीक है, या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज जिस नंबर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो मोड कहलाएगा। यही आप पढ़े हो। ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको यदि समझ में आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल के रिच को और लोगों तक पहुंचाइए, बढ़ाइए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोज को बनाने के लिए। अगर आप वीडियोज को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो फिर एज ए ह्यूमन बींग्स हम भी डिमोटिवेट होते हैं और फिर वीडियो आने में डिले हो जाता है।
ठीक है, तो थोड़ा आप भी ध्यान दो और मैं तो दे ही रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू।